हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा की डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने ये समझ लिया था कि अमीबा में एग्जैक्टली किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ें और नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो इसीलिए आज हम सॉल्व करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक की डीपीपी नंबर 3 और यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और डीपीपी नंबर 3। ओके, चलो। अब हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हो सकता है कि कुछ बच्चे आज ऐसे हों जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हों, पहली बार मुझसे आकर के पढ़ रहे हों, तो शायद उनको ना पता हो कि उन्हें ये टॉपिक वाइज डीपीपीज कहाँ से मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बता देती हूँ। तो बेटा, हमारे हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलती है। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की डीपीपी को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स और जितने भी टॉपिक वाइज डीपीपीज हैं, हम सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसके लिए आपसे बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर एक लिंक होगी, उस लिंक के थ्रू आप डीपीपी टॉपिक वाइज डीपीपीज को डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी को डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए हुए सवालों को सबसे पहले अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर इसके बाद में जो सवाल नहीं बने हैं, जिनमें डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए आप क्या करो, नेक्स्ट डे उस डीपीपी का सोल्यूशन वाला वीडियो देख लिया करो। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से प्रॉपर्ली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने डीपीपी को डाउनलोड करके कुछ सवाल लगा लिए और फिर जिन भी सवालों में आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, उनको आप दूर कर सकते हो नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो को देखकर। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब चलो हम अपनी आज की इस डीपीपी पर वापस से आ जाते हैं। पहला सवाल हमारे सामने बड़ी देर से आया हुआ है। चलो देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेटली अमीबा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किस ग्रुप को बिलोंग करता है हमारा प्यारा अमीबा। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या लास्ट ऑप्शन डी वायरस। तो याद करो, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोआ कैटेगरी को जो है अमीबा हमारा बिलोंग करता है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं। चलो अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट दैट हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स, ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी शेप, या लास्ट ऑप्शन डी नेक। एक्चुअली इस सवाल में जो चीज़ पूछी गई है वो तो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर दो जानकारी भी दी हुई है। क्या जानकारी दी हुई है? पहली बात तो ये कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि उसकी बॉडी में ले दे करके एक ही सेल होता है और वो एक सेल भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। मतलब कि वही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो सब कुछ जो है अमीबा के इकलौते सेल में पाया जाएगा, है ना। तो जो पूछा गया है वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, कुछ बताया भी गया। क्या बताया गया है कि पिछले वाले सवाल में हमने देखा कि अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोअन है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी जो उसकी बॉडी में सेल होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल में अच्छा पूछा ये गया है कि भाई अमीबा के पास ना एक एबिलिटी होती है, इट हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज इट्स। क्या चेंज कर सकता है वो, उसके पास एक एबिलिटी होती है चेंज करने की। क्या चेंज करने की? ऑप्शन ए हेड, अमीबा अपने हेड को चेंज कर सकता है। ऑप्शन बी टेल, कि अमीबा जो है अपनी टेल को चेंज कर सकता है। ऑप्शन सी शेप, कि अमीबा के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने शेप को, अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। या लास्ट ऑप्शन डी नेक, कि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने नेक को चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी शेप।
हमने ये अपने पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे अमीबा की, उसके अंदर होने वाली न्यूट्रिशन प्रोसेस की, तो हमने ये देखा था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम ये चीज़ जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अमीबा की जो बॉडी होती है उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इररेगुलर शेप होता है उसकी बॉडी का। मतलब अमीबा जिस भी शेप में अपनी बॉडी को ढालना चाहता है वो ढाल सकता है, क्योंकि कोई फिक्स शेप तो है नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ कि देखो बेटा अमीबा की बॉडी का ना स्फेरिकल शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है या देखो ऐसा स्टार जैसा शेप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स शेप है ही नहीं। और अगर कोई शेप फिक्स है ही नहीं उसकी बॉडी का, तो वो जिस भी शेप में ढालना चाहेगा अपने बॉडी को उस शेप में वो ढाल सकता है, इररेगुलर शेप, है ना। चल, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक सा सवाल था। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। What are the temporary projections made in amoeba called? अमीबा की बॉडी में जो टेम्परेरी प्रोजेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आई रिपीट, अमीबा की बॉडी में जो टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वॉकिंग लेग्स, ऑप्शन बी लिम्स, ऑप्शन सी सूडोपोडिया, या लास्ट ऑप्शन डी बोलता है कि इसमें से कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी सूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो नकली पैर, नकली पैर, या बोल सकते हो कि फॉल्स फीट पैर, क्या झूठ बोलेंगे क्या? नहीं, पैर यहां पर झूठ नहीं बोलेंगे। फॉल्स का मतलब यहां पर क्या है? समथिंग विच इज नॉट परमानेंट, कि बनी तो है, पैर बने तो हैं पर वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए बने हैं, और एक बार जब उनका काम हो जाएगा तो वो फिर गायब भी हो जाएंगे ना। टेम्परेरी का मतलब यही तो होता है कि हाँ, जब तक काम है तब तक वो चीज़ है, और जब काम नहीं तो वो चीज़ भी नहीं। तो डेफिनेटली अमीबा की बॉडी में क्या होता है बेटा? उसके पैर तो बन जाते हैं पर वो झूठे पैर नहीं होते हैं, है ना, वो एक्चुअली टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी होते हैं। तो इसीलिए नाम क्या पड़ जाता है? फॉल्स फीट, मतलब सूडोपोडिया। आप बोलोगे कि मैम क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो वही वाली बात है, कल अपन ने पढ़ा था, मतलब कल मतलब पिछले लेक्चर में, कि अमीबा को अपने खाने तक पहुंचना होता है और इसके बाद में उस खाने को कैप्चर भी करना होता है। तो फॉर लोकोमोशन पर्पस एंड फॉर कैप्चरिंग द फूड, अमीबा की बॉडी से क्या होता है? उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो हैं इसे बाहर निकल जाते हैं, या आप उसको सेल के प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हो। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट सूडोपोडिया। लाइक दिस, एक बार मैं ड्रॉ करके भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि सपोज ये अमीबा की बॉडी है और ये बन गए क्या? इसके सूडोपोडिया, नकली पैर, है ना। तो इनकी मदद से क्या करेगा ये अपने, जैसे कि सपोज ये एक नकली पैर, ये एक नकली पैर, ये दोनों सूडोपोडिया हो गए, और ये सूडोपोडिया की मदद से अब ये लोकोमोशन करेगा, अपने खाने तक पहुंचेगा, फिर इसके बाद में अपने खाने को कैप्चर भी कर लेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? इन अमीबा न्यूट्रिशन इज, ऑप्शन ए होलोजोइक, ऑप्शन बी सेप्रोट्रॉफिक, ऑप्शन सी पैरासिटिक, या लास्ट ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफिक। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए होलोजोइक। अमीबा की बॉडी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें भी कौन सा वाला टाइप? होलोजोइक। याद करो, होलोजोइक न्यूट्रिशन के प्रीवियस सेशन में हमने 5 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि देखो अमीबा की बॉडी में या किसी भी XYZ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है, तो मेरे पास क्या सबूत रहेगा? मैंने क्यों बोल दिया, सी हवा में बोल दिया क्या? नहीं, डेफिनेटली उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुझे वो 5 बेसिक स्टेप्स होते हुए दिखी होंगी, और उन स्टेप्स के बेसिस पर ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ भैया इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है या वो एग्जिबिट कर रहा है। वो 5 बेसिक स्टेप्स याद है ना? इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इनके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन 5 स्टेप्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर मैंने इन 5 स्टेप्स को अभी ही बोल दिया
तो फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट मिल जाएगा, है ना। तो अभी नहीं, आगे देखते जाएंगे अपन, ठीक है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेता है और अंदर लेकर के उसको डाइजेस्ट करता है ना। अपन ने देखा था सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐसे वैक करके बाहर निकाल देते थे, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी से बाहर आके क्या करते थे, खाने को, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो डाइजेस्ट करते थे। लेकिन होलोजोइक में क्या होगा, कायदे से ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी के अंदर लेकर बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। पैरासिटिक की तो खैर बात ही अलग है। जो पैरासाइट होता है वो बोलता है कि अरे मैं क्यों ही कुछ करूं, मैं तो जिंदा हूँ, उसी पर मैं दूसरों पे एहसान कर रहा हूँ, धरती पर इकोसिस्टम पर एहसान कर रहा हूँ। ना मैं अपना खाना बनाऊंगा, ना मैं अपना खाना डाइजेस्ट करूंगा, मैं तो सिंपल क्या करूंगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स बन रहा है, मैं तो उन न्यूट्रिएंट्स को जाकर के क्या करूँगा, सीधे अब्जॉर्ब कर लूँगा। मैं कुछ करूँ ही क्यों, मैं तो राजा हूँ, महाराजा हूँ, राजा महाराजों से भी क्या हूँ, मैं तो एकदम ऊपर वाली पोस्ट पर हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं तो सिर्फ क्या करूँगा, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करूँगा। तो उसका तो किस्सा ही अलग होता है। और रही बात ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो बेटा इसमें तो खाना बनाना पड़ता है खुद से, है ना। तो ये तो बस की नहीं है अमीबा के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द डाइजेशन ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस? इनमें से कौन से पार्ट में, आपको यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्म, ऑप्शन बी एक्टोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, या लास्ट ऑप्शन डी फूड वैक्यूल। तो ये 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से वाले पार्ट में अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो याद करो, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ देर पहले ड्रॉ करके बताया था कि सपोज ये क्या है, अमीबा है, ठीक है, और ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसके सूडोपोडिया हो गया, और सपोज यहाँ पर क्या है, अमीबा का खाना पड़ा हुआ है, ये है अमीबा का खाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अमीबा सपोज दूर है, उसका खाना यहाँ है, तो वो क्या करेगा, अपने ये सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन शो करेगा और अपने खाने तक पहुँचेगा। और फिर उसके बाद में यही दोनों सूडोपोडिया क्या करने वाले हैं, इसके खाने को कैप्चर करने वाले हैं, घेरने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये खाना है, ठीक है, ये अमीबा का खाना है, और ये देखो ये जो दोनों सूडोपोडिया हैं अमीबा के, ये अमीबा के खाने को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना, एकदम वैसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक और डायग्राम मैं बना के बताती हूँ तो आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको ये कि यहाँ पर सूडोपोडिया घेरने की कोशिश कर रहे थे अमीबा के खाने को। यहाँ पर वो कोशिश हमको और ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट देखो सूडोपोडिया ने मिल करके खाने को घेर ही लिया है। अब क्या होगा, दोनों सूडोपोडिया की जो टिप्स होंगी, टिप्स है ना, वो आपस में क्या करेंगी, टच कर जाएंगी। एक और डायग्राम देख लो, यहाँ पर ऊपर बना लो, ऊपर लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सूडोपोडिया ने अमीबा के खाने को घेर लिया, ठीक है। और अब देखो दोनों ही सूडोपोडिया की जो टिप्स हैं वो देखो क्या कर रही हैं, आपस में टच कर रही हैं कि नहीं कर रही है। देखो ये इसको टच कर रही है, ये इसको टच कर रही है, मतलब आपस में टच कर रही है। अब क्या होगा, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होंगी ना, भाई आपको पता है कि अमीबा के पास सेल वॉल तो होने नहीं वाली, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है ना। तो ये सूडोपोडिया ने कैप्चर कर लिया, घेर लिया खाने को। अब जो दोनों सूडोपोडिया हैं उनकी टिप्स क्या करेंगी, आपस में टच करेंगे, टच करने के बाद क्या होगा, टिप्स की जो मेम्ब्रेन होंगी, है ना, टिप्स की जो मेम्ब्रेन होगी वो आपस में ऐसे फ्यूज़ कर जाएगी। तो जैसे ये फ्यूज़ करेगी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए नज़र आ जाएगा, ये लाइक दिस। ये सूडोपोडिया की जो टिप्स हैं उनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर गई। तो अमीबा के बॉडी के अंदर देखो खाना आ गया है। और खाना कहाँ है, क्या एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि अमीबा की बॉडी के अंदर खाना आ चुका है? नहीं, अमीबा की बॉडी के अंदर हम तभी बोलते हैं खाना आएगा जब
वो खाना साइटोप्लाज्म में आए, मतलब जब खाने के न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में आए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है बॉडी के अंदर आ गया है खाना, इंजेक्शन की प्रोसेस हो गई है, लेकिन अभी खाना कहाँ है, एक पैकेट के अंदर है ना, एक डब्बे के अंदर है, उसको अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, वैक्यूल। और क्योंकि उसके अंदर खाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोल देंगे। तो बस इसका जवाब क्या होगा बेटा, फूड वैक्यूल ही होगा। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मतलब रीकैप हो जाए आपका कि अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, कि सूडोपोडिया घेरेंगे, फिर उनकी जो टिप्स होंगी वो आपस में टच करेंगी, फिर उनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाएंगी और अंदर अल्टीमेटली खाना आ जाएगा अमीबा की बॉडी के, कहाँ, फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अब ये जो प्रोसेस हुई है बेटा, ये जो प्रोसेस हुई है ना, कहाँ गई, ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की इंजेक्शन वाली स्टेप हुई है ना, ये इंजेक्शन वाली स्टेप हो गई है। इंजेक्शन का मतलब ही क्या होता है, फूड को बॉडी के अंदर लेना, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की इंजेक्शन वाली स्टेप हो गई है। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस को नाम देना चाहूँ तो इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगी बेटा, फेगोसाइटोसिस। क्या नाम दूंगी, फेगोसाइटोसिस। मुझे लगता है कि फेगोसाइटोसिस का बेसिक आप लोगों ने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो खाने के पास आया गया, फिर उसको घेरा गया, उसको बॉडी के अंदर लिया गया, दैट इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन की स्टेप है इंजेक्शन, लेकिन जो प्रोसेस हुई है, द प्रोसेस थ्रू विच अमीबा अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है, उसको अपन फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इंजेक्शन और फेगोसाइटोसिस में कंफ्यूज मत होना। तो ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर, बॉडी के बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इजेशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी न्यूट्रिशन, या लास्ट ऑप्शन डी बोल रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ, फूड को बॉडी के अंदर लेना, इनटेक, है ना। और इजेशन का मतलब क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो तो वेस्ट ही हुआ ना अमीबा की बॉडी के लिए, कि ना डाइजेस्ट हो रहा है ना अब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब वो कचरा है, वो वेस्ट है। तो उस अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल को, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो रिमूवल है उसका, उसको अपन क्या बोलेंगे, इजेशन। इजेशन, ठीक है। चलो, एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर इंजेक्शन हो गया और खाना जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, लाइसोसोम्स आएंगे, है ना। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। अब वो लाइसोसोम्स आएंगे और वो क्या करेंगे, आकर के इसके ऊपर चिपक जाएंगे, फूड वैक्यूल के ऊपर आकर के लाइसोसोम्स चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा, वही मेम्ब्रेन्स फिर से फ्यूज करेंगे और लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, है ना। तो ये हो जाएगी डाइजेशन की प्रोसेस। अब इसके बाद में वो जो सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने हैं या वो जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो क्या होगा बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स फिर फूड वैक्यूल से बाहर आएंगे, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हो गया डाइजेशन, सिंपलर स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं, वो बाहर भी आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद में थोड़ा बहुत वेस्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, है ना, वो तो इस वैक्यूल में ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये वैक्यूल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस। भाई देखो, इसके अंदर हो गया डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आ गए, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, अब्जॉर्प्शन बोल दिया। फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लिया जाएगा एनर्जी वगैरह डिराइव करने के लिए, मतलब उसको अपन ने क्या बोल दिया, एसिमिलेशन बोल दिया। फिर जो सब्सटेंसेस या मटेरियल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाए, अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, बेटा वो तो इस वैक्यूल में ही रहेंगे। तो अब ये वैक्यूल क्या करेगा, उस सामान को बाहर निकालने के लिए ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास या सेल सरफेस के पास जाएगा। और फिर क्या होगा, वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन जो है ना आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जो भी अंदर कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इजेशन। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वेयर डज द मोस्ट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, और प्लांट का डायग्राम है, उसमें आपको कुछ पार्ट्स लेबल किए गए हैं। जैसे कि पार्ट ए क्या है, लीफ का अपर सरफेस। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है फोटोसिंथेसिस में कि लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस। जैसे कि सपोज ये ब्रांच है और उस पर ये पत्ती लगी हुई है, तो पत्ती का ये अपर सरफेस होगा, ये लोअर सरफेस होगा, ठीक है। तो जो अपर सरफेस है उसको पार्ट ए लेबल किया गया है, जो लोअर सरफेस है पत्ती का उसको पार्ट बी लेबल किया हुआ है, जो रूट्स हैं उनको सी पार्ट लेबल किया हुआ है, और जो स्टेम है उसको डी लेबल किया हुआ है। तो बताना क्या है, बताना आपको ये है कि कौन से वाले पार्ट में ABCD में ट्रांसपिरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बताना होगा भाई कि लीफ का जो लोअर सरफेस है यानी कि जो बी पार्ट है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। रूट से तो होने नहीं वाला ट्रांसपिरेशन, इसको तो तुम हटा ही दो। आप बोलोगे कि मैम लीफ की अपर सरफेस से नहीं हो सकता क्या, उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लीफ का जो लोअर सरफेस होता है ना बेटा, वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे ट्रांसपिरेशन वहीं से होगा, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम स्टेम से भी नहीं होता होगा, होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो अपन अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि हाँ, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहाँ से होने वाला है, लीफ के लोअर सरफेस से, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर फूड वैक्यूल में आफ्टर डाइजेशन, वो वैक्यूल से निकल करके कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं। कैसे आते हैं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आते हैं ना। या आपकी NCERT में भी वर्ड लिखा हुआ है डिफ्यूजन, या डिफ्यूज करके वर्ड लिखा हुआ है NCERT में। तो अगर कल को सवाल आ जाए बोर्ड एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड एग्जाम में कि भाई शॉर्ट नोट लिखो कि अमीबा की बॉडी में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ये वर्ड डिफ्यूजन ज़रूर से मेंशन कर देना। बेटा ये जो होता है ना, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को जब आप मेंशन करोगे ना, अपने आंसर में लिखोगे, तो तुम्हारा आंसर जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं फूड वैक्यूल से निकल करके कहाँ, साइटोप्लाज्म में, लेकिन कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ क्लोज्ड स्टोमेटा 1 2 3 4 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये देखो, अगर आपको याद हो तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो मैं आपको NCERT का जो डायग्राम है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जितने भी NCERT में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो आपको मैं सारे दिखा रही थी। इनफैक्ट हर एक सेशन में मैं यही कर रही हूँ, जो भी टॉपिक का डायग्राम आपकी NCERT बुक में दिया रहता है उस डायग्राम को मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि देखो बेटा ये NCERT का डायग्राम है। और बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं ना बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो डायग्राम्स आपकी NCERT बुक से ही लिए रहते हैं। अधिकतर केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही होती हूं तो मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बुक के बाहर के भी डायग्राम्स दिखाती हूं। तो वो जो बुक के जो बाहर के डायग्राम्स होते हैं बेटा, वो आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखाती हूँ। बोर्ड एग्जाम में कौन सा डायग्राम पूछे जाएंगे, जो आपकी NCERT बुक में गिवन है। और NCERT बुक में जो डायग्राम गिवन है उनमें क्या क्या लेबलिंग की हुई है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल देखो बन जाते हैं। अब ये देखो आपकी NCERT बुक का ही डायग्राम है, बस ये थोड़ा सा कलर्ड आपको दिख रहा होगा, है ना, आपकी NCERT बुक। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कलर से डायग्राम को याद करने की कोशिश करते हैं कि जो रेड कलर है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन कलर है ये है, ये वो है। अब होता क्या है कि वो कलर से तो याद कर लेते हैं, लेकिन फिर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जब पेपर आता है तो उसमें जो डायग्राम है बेटा वो कलर डायग्राम नहीं होते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम रहते हैं। अब बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमने तो कलर स्कीम देखी थी, कलर से याद करा था, ये तो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम आ गया, कुछ समझ ही नहीं आ पाया। तो कलर से कभी भी जो है ना डायग्राम को याद मत करना। इनफैक्ट तुम तो अपने NCERT बुक के जो डायग्राम्स है ना उनको ब्लैक एंड वाइट में ही देखने की आदत डालो अभी से। कैसे, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन से आप क्या करो, NCERT की कोई भी एक डायग्राम की फ़ोटो खींच लो, फिर उसके बाद में उसमें फ़िल्टर लगा लो, कौन सा, ब्लैक एंड वाइट वाला। ब्लैक एंड वाइट वाला जैसे आप फिल्टर लगाओगे ना तो आपकी NCERT बुक का डायग्राम आपके पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उस डायग्राम को उसी फॉर्म में याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, ये एग्जाम टाइम में मैं जनरली बच्चों को बताती हूँ, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि यार ये ट्रिक अभी से बता देनी चाहिए ताकि आप अभी से क्या करो, ब्लैक एंड वाइट डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है,
ये बेटा क्या है, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों, है ना, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों। और बताओ ज़रा पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 क्या है, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? आपकी एनसीईआरटी में देखो गार्ड सेल्स की ये डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। ये जो हरे हरे दिख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे, एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, ये जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं ढेर सारे गार्ड सेल्स में, ये क्या है? एनसीईआरटी बोल रही है कि भैया ये क्लोरोप्लास्ट है, लिखा है ना। खोलो अपनी एनसीईआरटी बुक और निकालो गार्ड सेल्स का डायग्राम, लिखा हुआ होगा उसमें, लेबल्ड होगा कि जो गार्ड सेल्स में जो ये जो हरे हरे हैं, ये क्या है? हरे हरे क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर एक मोटा सा ये है, ये क्या है? न्यूक्लियस है इनका। और क्योंकि ये क्या है? प्लांट सेल है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में जो उसकी मेजॉरिटी वॉल्यूम होती है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रल वैक्यूल, है ना। प्लांट सेल में आपने देखा होगा ना, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, बीच में क्या होता है? एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो मैक्सिमम सेल की वॉल्यूम को घेर के बैठा रहता है, और इसके कारण जो है न्यूक्लियस साइड में पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही किस्सा है, बस शेप थोड़ा सा अलग हो गया है। ये भी तो प्लांट सेल ही है ना बेटा, गार्ड सेल्स। तो ये क्या होगा? ये आपका मतलब आपका नहीं, गार्ड सेल का ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? गार्ड सेल्स हैं। तो अब आपके लिए लेबलिंग आसान हो गई कि ये 1 क्या है? ये 1 है ये न्यूक्लियस। इसके लिए आप अभी क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हो। ये 2 क्या है? 2 है क्लोरोप्लास्ट। 2 क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 2 इज क्लोरोप्लास्ट। 3 क्या है? 3 वैक्यूल है। और 4th क्या है? गार्ड सेल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन बी बोल रहा है कि पार्ट 1 क्या है? न्यूक्लियस, पार्ट 2 क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पार्ट 3 क्या है? वैक्यूल, और लास्ट पार्ट क्या है? 4th पार्ट गार्ड सेल। तो ऑप्शन बी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। असर्शन बोल रहा है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। बिल्कुल सही बात है। अमीबा जो है फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया, उनकी मदद से क्या करता है? अपने खाने को बॉडी के अंदर लेता है। सही है। रीजन क्या बोल रहा है? इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर सेल सरफेस। क्या ये बात सही है? जितने भी लिविंग और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एंटायर बॉडी सरफेस से क्या कर सकते हैं? अपने खाने को अंदर ले सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं। याद करो एनसीईआरटी की मैंने आपको लाइन पढ़ के बताई थी, पूरा पैराग्राफ जो है पढ़ के बताया था, और मैंने कहा था कि देखो पहले एनसीईआरटी क्या लिखती है? पहले एनसीईआरटी लिखती है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड जो है वो एंटायर बॉडी सरफेस से अंदर लिया जा सकता है। और फिर नीचे एनसीईआरटी लिखती है कि इन पैरामीशियम which is also one unicellular organism, वो एंटायर बॉडी सरफेस से जो है ना अपने खाने को बॉडी के अंदर नहीं ले सकता। सिर्फ जो ओरल ग्रूव है वहीं से जो है एक मतलब ओरल ग्रूव क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्पॉट बन जाता है उसकी बॉडी का जहां से वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले सकता है। एंटायर सेल सरफेस से जो है ना वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकता है। तो एनसीईआरटी ने ये चीज नीचे मेंशन करी थी। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो ऑल वर्ड है ना बेटा, इसने जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। यहाँ पर ऑल वर्ड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर सम लिखा होता कि इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये स्टेटमेंट सही होता। ऑप्शन बी को मार्क करते आगे बढ़ते कि असर्शन से ये रीजन भी सही, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है? असर्शन रीजन गलत ही हो गया। तो गलत हो गया इसका मतलब क्या? ऑप्शन सी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट। आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।